बेटा आज का हमारा टॉपिक है कि नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में क्या इंक्लूड करते हैं और क्या नहीं करते। अब यार गौरव आज चॉकलेट डे है ना। अब यार मैं चॉकलेट भी लाया हूँ किसको खिलाऊं समझ में नहीं आ रहा मुझे तो। नहीं मेरे पास मैथ्स के दो भगवान हैं, एक तो मेरे साथ हैं उज्जवल भैया आओ भाई, और एक परवेज सर जो मेरे साथ नहीं है। मैथ्स के दो भगवान है मेरे पास भाई। मैथ्स अगर पढ़नी हो ना तो भगवानों से पढ़ो भाई। हैप्पी चॉकलेट डे। परवेज सर आप भी खा लो, ये लो खा लो खा लो खा लो खा लो। कैसे आधी खाओगे? आधी आधी खाते हैं। मैथ्स के भगवान। पहले मैं चलो भाई ले गौरव तू खा लो। चलो चैप्टर पढ़ते हैं। टॉपिक है नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक में प्रॉब्लम फेस करते हैं कि किस चीज को नेशनल इनकम में इंक्लूड करें और किस चीज को डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करें, क्योंकि कई बार 3 से 6 मार्क्स का इस टॉपिक का क्वेश्चन आता है कि नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड होगा और डोमेस्टिक में क्या इंक्लूड होगा। तो बहुत क्लियर सा फंडा है मेरा। अगर बात नेशनल इनकम की हो रही है तो मैं 2 चीजें चेक करता हूं। पहला, वो इनकम फैक्टर इनकम होना चाहिए। और फैक्टर इनकम क्या है मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। फैक्टर सर्विसेज देने से जो इनकम मिलती है उसे हम फैक्टर इनकम बोलते हैं। और चीज दूसरी कि अर्न करने वाला पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन आपकी कंट्री का रेसिडेंट होना चाहिए। ये 2 बातों का आपको ध्यान रखना है। एक इनकम फैक्टर हो और दूसरा अर्न करने वाला पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट हो। अच्छा, और अगर कोई गुड्स या सर्विस है, बाई चांस कोई गुड्स या सर्विस है और उसके बारे में पूछ लिया गया कि नेशनल इनकम में इंक्लूड करें या ना करें, तो आपको पता होना चाहिए गुड्स एंड सर्विस फाइनल होना चाहिए। ठीक है। और सेम इसी तरीके से अगर डोमेस्टिक इनकम की बात करें तो डोमेस्टिक इनकम में भी आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो वो इनकम फैक्टर इनकम हो और दूसरी चीज अर्न करने वाला पर्सन कौन है ये चेक नहीं करना। पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन को चेक नहीं करना है आपको चेक ये करना है कि वो इनकम आपकी टेरिटरी में जनरेट हुआ या नहीं हुआ। आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में होनी चाहिए इनकम। ठीक है। और अगर कोई गुड्स या सर्विस है तो वो तो फाइनली होना चाहिए। तो क्लियर कर लो, चाहे नेशनल हो चाहे डोमेस्टिक हो, इनकम फैक्टर हो या गुड्स एंड सर्विस है तो फाइनल हो। एक बात। दूसरी बात, अगर नेशनल इनकम है तो पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन आपके यहां का रेसिडेंट होना चाहिए। और अगर डोमेस्टिक इनकम है तो पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन को चेक नहीं करना है। चेक क्या करना है, वो प्लेस, वो जगह आपकी टेरिटरी होनी चाहिए। ठीक है सबको यहां तक? तो चलो सीधा पॉइंट्स उठाते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं। मेरे पास आपकी जो नॉर्मल टेक्स्ट बुक है आपने देखा ही होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स संदीप गर्ग, वही है। मैं पेज नंबर 4.19 पे हूं और इसमें कुछ पॉइंट्स गिवन है जो सीबीएसई में अभी तक आ चुके हैं कि इसे हम नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। तो पहले मैं कुछ पॉइंट्स नेशनल इनकम वाले उठा रहा हूं कि भाई इसे नेशनल इनकम में लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। सुनना मुझे। पॉइंट पहला, नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट। नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट, इसका क्या मतलब है कि आपके नेशन ने, आपके देश ने जो उधार ले रखा है, डेब्ट ले रखा है, उसका इंटरेस्ट। तो मेरा एक फंडा सुन लो आप, वो हमेशा ध्यान रखो। देखो, अगर गौरव एक बार चुप कर रही हो, अगर कभी भी नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट की बात आती है, डेब्ट के इंटरेस्ट की बात आती है, तो आपको एक चीज चेक करनी है कि जो बंदा लोन ले रहा है वो उस पैसों का किस पर्पस में यूज कर रहा है। जिसने लोन लिया है अगर वो उस पैसों को प्रोडक्टिव पर्पस में यूज कर रहा है, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज कर रहा है, तो उस लोन के ऊपर जो वो इंटरेस्ट पे करेगा उस इंटरेस्ट को नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। और अगर जिस पर्सन ने लोन लिया है उस लोन का वो यूज कर रहा है कंजम्पशन पर्पस के लिए, तो उस लोन के इंटरेस्ट को नेशनल इनकम में यूज नहीं करेंगे। मैं एक एग्जांपल से क्लियर करता हूं। सपोज मैंने किसी बैंक से लोन लिया। लोन क्यों लिया मैंने? पर्पस ये कि मैं एक कार लूंगा और अपनी फैमिली यूज में उसका यूज करूंगा। ठीक है। अब उस लोन को लेने के लिए जो मैंने इंटरेस्ट पे करना है हर महीने, उस लोन पे जो इंटरेस्ट पे करना है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। वजह, लोन क्यों लिया मैंने? कंजम्पशन पर्पस के लिए, और ऐसे लोन के इंटरेस्ट को नेशनल इनकम में नहीं लेते। ठीक है, क्योंकि कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं हो रही है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन चेंज कर देता हूं मैंने बैंक से लोन लिया, लोन लेके एक कार खरीद ली मैंने और उस कार को मैं उबर में चला रहा हूं, है ना। तो अब जो लोन आपने लिया उस लोन का आप कंजम्पशन पर्पस में यूज नहीं कर रहे। अब आप उस लोन का किस पर्पस में यूज कर रहे हो? उस लोन से जो आपने चीजें ली है या जो भी एसेट्स लिया है आप प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज कर रहे हो। तो अब उस कार लोन का जो इंटरेस्ट आप बैंक को दे रहे हो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा।
ये बात आपको ध्यान रखनी है। अभी हमारा पॉइंट क्या था, नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट, कि आपके नेशन ने डेप्ट लिया है और उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। बेटा समझ जाओ, अगर क्वेश्चन साइलेंट है और नेशनल डेप्ट लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपके देश ने, आपकी सरकार ने लोन कंजम्पशन पर्पस के लिए लिया है। और अभी अभी मैंने कहा था कि कंजम्पशन पर्पस के लिए जो लोन लेते हैं उस लोन के इंटरेस्ट को कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो मतलब नेशनल डेप्ट के इंटरेस्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे, ना तो नेशनल में ना डोमेस्टिक में। वजह बहुत साफ कि लोन कंजम्पशन पर्पस में यूज हुआ है, ठीक है, कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं हुई है। अगला पॉइंट है मेरे पास, रेंट फ्री हाउस गिवन टू एम्प्लॉय बाय एन एम्प्लॉयर। याद करिए, जब हम नेशनल इनकम के इनकम मेथड को कर रहे थे तो वहां पे था आपके पास कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में एक पॉइंट था, अगर आपको याद हो, कैश, काइंड और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। काइंड वाले पॉइंट में जाओ और वहां पे देखो क्या था। वहां पे ये था कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी सर्विस देता है, सपोज रेंट फ्री हाउस दे रहा है, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है, या मान लो ट्रांसपोर्टेशन का पैसा दे रहा है, तो ये सारी चीजों को नेशनल इनकम में लेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये वर्कर का कंपनसेशन है, कैश में नहीं है, काइंड में है, बस इतना ही तो डिफरेंस है। तो नेशनल इनकम में इसको लिया जाएगा क्योंकि ये सीओई का पार्ट है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट है। अगला पॉइंट है आपके पास, परचेस बाय फॉरेन टूरिस्ट। क्या परचेज बाय फॉरेन टूरिस्ट को हम नेशनल इनकम में लेंगे? हाँ बिल्कुल, देखो क्या लिखा हुआ है, यस परचेज बाय फॉरेन टूरिस्ट आर एक्सपोर्ट। मतलब अगर फॉरेन टूरिस्ट आपके यहां से खरीद के ले जा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ये एक्सपोर्ट हो रहा है, और एक्सपोर्ट को नेशनल इनकम में लेते हैं। एक्सपोर्ट को लेने के बाद ही तो आप जीडीपी एट एमपी पे आते हो, और जीडीपी एट एमपी को आप आगे कन्वर्ट करते हो नेशनल इनकम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेमेंट ऑफ फीस टू लॉयर एंगेज्ड बाय अ फर्म। एक फर्म में एक लॉयर है और उसको आपने फी पे की है, आपकी कंपनी में आपने किसी लॉयर को हायर किया और उस लॉयर को आपने फी पे की। अब देखो इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। मैं जो भी क्वेश्चन अभी पढ़ रहा हूं वो सब नेशनल इनकम से रिलेटेड है, डोमेस्टिक की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूं। अब आपने एक लॉयर को फी पे की है, क्या वो नेशनल इनकम में लिया जाएगा? तो अब ये देखो, ये गुड्स या सर्विस है, ये कोई इनकम तो है नहीं। आप अगर लॉयर की सर्विस ले रहे हो, उसको फी पे कर रहे हो, तो ये गुड्स या सर्विस का पार्ट है। और मैंने क्या कहा था आपको, गुड्स एंड सर्विस में सिर्फ कौन से गुड्स एंड सर्विस लेने हैं? फाइनल गुड्स एंड सर्विस, है ना। अब चेक करो, जिस लॉयर को आपने फी दी है, आपने का मतलब है आपकी कंपनी ने, ठीक है, उस फी को जब आप कंपनी का प्रॉफिट निकालोगे तो माइनस करोगे ना, इंटरमीडिएट कॉस्ट है ना वो, तो इसीलिए इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। देखो आप एक चीज समझो, लॉयर हो, सीए है, इलेक्ट्रीशियन है, डॉक्टर की कोई पेमेंट है, अगर कोई फॉर्म कर रहा है ये सारी पेमेंट्स, ठीक है, तो ये क्या है, इंटरमीडिएट है। लेकिन अगर यही सारी पेमेंट्स हाउस होल्ड कर रहा है, ठीक है, सपोज एक हाउस होल्ड है, उसके ऊपर कोई केस चल रहा है, उसने लॉयर हायर किया, उस लॉयर को वो पेमेंट कर रहा है, तो वो है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो नेशनल इनकम में आ जाएगा। लेकिन एक फर्म अगर लॉयर को फी पे कर रही है, इलेक्ट्रीशियन को पैसे दे रही है, एक फर्म सीए को पेमेंट कर रही है, तो ये सब इंटरमीडिएट सर्विसेज है और इसे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, ना नेशनल में ना डोमेस्टिक में। अगला पॉइंट है मेरे पास अगला पॉइंट है मेरे पास, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज बाय एम्प्लॉयर। अभी मेरी बात हुई थी कि एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को कोई भी फ्री सर्विस देता है, चाहे मेडिकल फैसिलिटी दे रहा हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दे रहा हो, वो सब नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे क्योंकि सीओई का पार्ट है। अगला पॉइंट है मेरे पास, गिफ्ट्स रिसीव फ्रॉम अब्रॉड। आपको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से गिफ्ट मिला है, अरे क्लियर है, ट्रांसफर इनकम है, फैक्टर तो है नहीं, वो ट्रांसफर इनकम है, नॉट इंक्लूडेड। उसके बाद अगला पॉइंट है मेरे पास, सैलरी रिसीव्ड, ध्यान देना, बाय इंडियन रेसिडेंट वर्किंग इन रशियन एम्बेसी इन इंडिया। देखो आप परेशान मत हो कि एम्बेसी कहां की है, आप ये देखो कि आप चेक क्या कर रहे हो। नेशनल इनकम, इसमें हमें दो ही चीजें चेक करनी होती है, इनकम फैक्टर हो, पर्सन नॉर्मल रेसिडेंट हो। सैलरी मिली है तो फैक्टर इनकम है, और किसको मिली है, साफ लिखा हुआ है कि नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप ये मत देखो कहां वो काम कर रहा है, ये देखो कि रेसिडेंट लिखा है ना, इंडिया का रेसिडेंट है, तो फैक्टर इनकम भी है, नॉर्मल रेसिडेंट भी है, मतलब इंडिया के नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। देखो जरा सॉल्यूशन में पढ़ता हूं, लिखा है, yes it will be included in the national income as it is part of factor income from abroad। आपने अब्रॉड से अर्निंग की है इसलिए इंक्लूड करेंगे। अगला क्वेश्चन है मेरे पास,
प्रॉफिट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री फ्रॉम द केमिकल बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया। रिलायंस इंडस्ट्री ने प्रॉफिट कमाया केमिकल बिजनेस से ऑस्ट्रेलिया। प्रॉफिट बहुत क्लियर, प्रॉफिट फैक्टर इनकम, एक आंसर मिल गया हमें कि प्रॉफिट है तो फैक्टर इनकम होगा। दूसरा क्या ये देखना है कि कहां कहां एरिया क्या है, वो देखते हैं डोमेस्टिक में कि हमारी टेरिटरी है या नहीं है। यहां पे हम नेशनल चेक कर रहे हैं, यहां पे टेरिटरी चेक नहीं करना, यहां पे देखना है कि वो ऑर्गेनाइजेशन कौन है। अब देखो क्या लिखा है, रिलायंस। आप जानते हो रिलायंस कहां का रेसिडेंट है, आपको अच्छे से पता है कि रिलायंस कंपनी इंडिया का रेसिडेंट है ना। तो नॉर्मल रेसिडेंट भी हो गया और फैक्टर इनकम भी हो गया, तो इस प्रॉफिट को हम ले लेंगे। जैसे मैं एक और क्वेश्चन बोलता हूं, प्रॉफिट अर्न बाय इंडियन बैंक, प्रॉफिट अर्न बाय इंडियन बैंक ब्रांच फ्रॉम अब्रॉड। इंडिया की बैंक का एक ब्रांच अब्रॉड से प्रॉफिट कमा रहा है, तो प्रॉफिट फैक्टर इनकम, और ब्रांच कहां की है, इंडिया की है। अब ये मत देखो कहां है, ये कब देखते हैं, जब हम चेक करते हैं डोमेस्टिक कि हमारी भाई डोमेस्टिक टेरिटरी में है या नहीं है। लेकिन यहां पे तो मैं नेशनल चेक करवा रहा हूं, मैं खुद ही कह रहा हूं इंडियन बैंक, तो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट, खत्म, नेशनल इनकम मिलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, प्रॉफिट अर्न बाय इंडियन बैंक फ्रॉम इट्स ब्रांच अब्रॉड। अभी मैंने पढ़ा था, इंक्लूडेड होगा। अर्निंग ऑफ शेयर होल्डर्स फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, इस बात को ध्यान दें, आपके इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर और प्रोडक्शन तीनों के प्रिकॉशंस में लिखा हुआ है कि सेल परचेस ऑफ शेयर डिवेंचर बॉन्ड्स, जिसे फाइनेंशियल एसेट्स बोलते हैं। तो अगर कभी भी फाइनेंशियल एसेट्स का सेल परचेस हो रहा है तो वहां से होने वाले प्रॉफिट्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जब शेयर का या डिवेंचर का या बॉन्ड्स का सेल परचेस हुआ तो कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं हुई, आपने किसी गुड्स या सर्विस का प्रोडक्शन नहीं किया, बस क्या हुआ है, पेपर राइट, शेयर्स क्या है, पेपर राइट है, वो एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफर हो गए, है ना, कोई प्रोडक्शन की एक्टिविटी नहीं हुई। इसलिए सेल परचेस ऑफ क्या था आपका, शेयर डिवेंचर बॉन्ड, ना तो नेशनल में लेंगे ना डोमेस्टिक में, क्योंकि कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं हो रही है। उसके बाद पॉइंट है आपका रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ लैंड। सेल ऑफ लैंड जो है वो अगर आप किसी भी एसेट्स को बेच रहे हो, ठीक है, तो सीधी सी बात होती है कि एसेट्स को बेचने से जो प्रॉफिट आता है उसे कैपिटल गेन बोलते हैं, और कैपिटल गेन को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। और दूसरी बात, लैंड एक फ्री नेचर का दिया हुआ गिफ्ट है ना, और ऐसी किसी भी चीज को बेचने से जो इनकम हो रही है, कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी तो हो नहीं रही, तो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, ना नेशनल में ना डोमेस्टिक में। देखो लिखा हुआ है हमारे पास, it will not be included as land is a free gift of nature and cannot be produced। लैंड जो है क्या है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, सिर्फ पेपर राइट ट्रांसफर हुए, किसे बेच के कैपिटल गेन हुआ है, इसे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। अगला पॉइंट है मेरे पास, परचेस ऑफ मशीनरी बाय अ फैक्ट्री। चेक करो, अब गुड्स या सर्विस की बात आ गई ना, तो हमें चेक करना है कि गुड्स या सर्विस है तो क्या होना चाहिए, फाइनल। फैक्ट्री, फैक्ट्री मतलब फर्म, फर्म मतलब दो टाइप के गुड्स, इंटरमीडिएट और फाइनल। तो ये जो मशीन है क्या 1 ईयर में ही सेल कर देगी फैक्ट्री, नहीं ना, कई साल तक यूज करेगी ना, तो मतलब कि क्या है वो, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, और जैसे ही फाइनल गुड्स है तो नेशनल इनकम में इंक्लूडेड। या डोमेस्टिक होता तो भी मैं यही कहता इंक्लूडेड। अगला है हमारे पास, कमीशन ऑन सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। ध्यान देना, कभी भी सेकेंड हैंड गुड्स का सेल परचेस होता है, ना नेशनल में इंक्लूड करेंगे ना डोमेस्टिक में, लेकिन जिस बंदे ने खरीदवाने या बिकवाने का काम किया है उसका कमीशन या ब्रोकरेज नेशनल इनकम में लेंगे। वजह बहुत साफ है कि उस पर्सन ने सर्विस कब दिया आपको, उसी टाइम पे ना। सेकेंड हैंड गुड्स का सेल परचेस, 2018 की कार 2022 में बिक रही है, 23 में बिक रही है, तो ये सेकेंड हैंड गुड्स है, 2018 के जीडीपी में आ चुका है वो। लेकिन जिस पर्सन ने बिकवाई है उस पर्सन ने तो सर्विस आपको अभी दी है ना, तो उसकी जो ब्रोकरेज या कमीशन होगी उसको आप नेशनल इनकम में इंक्लूड या डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करोगे। उसके बाद अगला है फाइनेंशियल हेल्प रिसीव बाय फ्लड विक्टिम्स। फाइनेंशियल हेल्प बोलने की कोई जरूरत ही नहीं, ट्रांसफर इनकम नॉट इंक्लूडेड, ज्यादा सोचना नहीं ट्रांसफर इनकम में। अगला कमीशन ऑन सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, अभी हमारी बात हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है डिविडेंड रिसीव्ड बाय इंडियन फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ फॉरेन कंट्री। एक इंडियन ने फॉरेन कंट्री के शेयर्स खरीदे और उस पे मिला डिविडेंड। बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है। देखो शेयर डिवेंचर बॉन्ड्स का सेल परचेस नॉट इंक्लूडेड, लेकिन मैं यहां पे सेल परचेस की बात कहां कर रहा हूं, मैं तो यहां ये कह रहा हूं कि एक पर्सन ने फॉरेन कंपनी के शेयर्स खरीद रखे थे, इंडिया के पर्सन ने, और उसको उस पर डिविडेंड मिला, तो ये तो नेशनल इनकम में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है कि आपने अब्रॉड से फैक्टर इनकम अर्न किया है। नेक्स्ट है आपके पास
नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास मनी रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड हैंड कार, बहुत क्लियर, अभी बोला था कि सेकंड हैंड गुड्स या सर्विस का सेल परचेज नहीं लेते। अगला है इंप्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, हमारी बात हुई थी जब हम प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड पढ़ रहे थे, सॉरी प्रोडक्शन मेथड, तो वहां पे हमारी बात हुई थी कि जिन घरों में मकान के मालिक खुद रह रहे हैं वहां का एस्टिमेटेड रेंट नेशनल इनकम में लेते हैं तो इंक्लूडेड होगा, नेशनल में भी होगा और डोमेस्टिक की बात करोगे तो उसमें भी होगा। अगला एक कंपनी है, ठीक है, वीट ग्रोन बाय द फार्मर्स ने गेहूं की खेती की है बट यूज्ड एंटायर फॉर फैमिली कंजम्पशन। एक फार्मर ने गेहूं का प्रोडक्शन किया और वो सारा का सारा उसने सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज कर लिया। दिमाग पे फोकस डालो, प्रेशर डालो दिमाग पे, याद आएगा क्या कहा था मैंने, हमारी और आपकी बात हुई थी कि अगर कोई पर्सन गुड्स का सेल्फ कंजम्पशन कर रहा है तो इंक्लूडेड, सर्विस का नॉट इंक्लूडेड। अब फार्मर्स ने गेहूं की फार्मिंग की और सारा का सारा क्रॉप जो है वो क्या कर गया, खुद ही यूज कर गया ना, तो क्या हुआ, सेल्फ कंजम्पशन ऑफ गुड्स हुआ, सर्विस तो नहीं था, ये गुड्स का सेल्फ कंजम्पशन था, इंक्लूडेड लेंगे हम नेशनल इनकम में। डोमेस्टिक होता तो वहां भी ले लेते हैं हम। अगला है आपके पास कमीशन रिसीव बाय अ डीलर फ्रॉम द बायर एंड सेलर ऑफ हाउस, ठीक है, कोई एक डीलर है जिसने घर बिकवाया और उस डीलर को कमीशन मिला, तो भाई घर का बेचना खरीदना नॉट इंक्लूडेड, कैपिटल गेन है, लेकिन जिस बंदे ने बिकवाया या खरीदवाया उसका कमीशन या ब्रोकरेज, अभी मैं कह रहा था ना कि कमीशन या ब्रोकरेज ले लेंगे, क्यों ले लेंगे, क्योंकि जो बंदा बिकवाया खरीदवा रहा है वो तो सर्विस उसी टाइम दे रहा है ना आपको, तो इसलिए इंक्लूड कर लेंगे। उसके बाद अगला है एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट इन प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन। अब ये पॉइंट ध्यान रखो, अगर गवर्नमेंट पैसे खर्च करती है फ्री एजुकेशन पे, बच्चों को लगता है ट्रांसफर है, बेटा इस बात को क्लियर कर लो कि अगर गवर्नमेंट क्या कर रही है, अगर गवर्नमेंट फ्री में कोई सर्विस दे रही है, सपोज फ्री एजुकेशन दे रही है, फ्री हेल्थ फैसिलिटीज दे रही है, तो वहां पे गवर्नमेंट के पैसे खर्च हुए गुड्स या सर्विस पे, तो उसे इंक्लूड करेंगे क्योंकि वो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो गया, नेशनल या डोमेस्टिक दोनों में इंक्लूड होगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट आपको फ्री में पैसे ट्रांसफर कर देती है, जैसे आपको स्कॉलरशिप दे दिया है ना, जैसे अनएम्प्लॉयड लोगों को कंपनसेशन दे दिया, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन, तो ये चीजें इंक्लूड नहीं करेंगे। जहां पे गवर्नमेंट इनकम ट्रांसफर कर रही है वो नहीं करेंगे, लेकिन अगर गवर्नमेंट फ्री में कुछ देने पे पैसे खर्च कर रही है तो वो इंक्लूडेड होगा। क्या कह के इंक्लूडेड होगा कि गवर्नमेंट ने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय हाउस होल्ड। देखो बेटा ज्यादा नहीं सोचना, अगर बात आ जाए हाउस होल्ड, फैमिली, अगर ये कोई भी खर्च कर रहे हैं ना, तो हाउस होल्ड या फैमिली अगर कोई भी खर्च करती है तो ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है और इसे नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, चाहे नेशनल हो चाहे डोमेस्टिक हो, दोनों में ही इसे इंक्लूड कर लेंगे हम, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपके पास सर्विसेज रेंडर बाय फैमिली मेंबर टू ईच अदर। फैमिली के मेंबर एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोज मैं अपने छोटे भाई को बिठा के पढ़ा रहा हूं, तो सर्विस का सेल्फ कंजम्पशन नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। यहां पे गुड्स नहीं है, यहां पे सर्विस है और सर्विस की वैल्यू को आप एस्टिमेट नहीं कर सकते, तो इसलिए नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, ना नेशनल में ना डोमेस्टिक में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास वैल्यू ऑफ वुड परचेज फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ टेबल। आपने लकड़ियां खरीदी और एक टेबल बना लिया, it will not be included in the national income as it is part of intermediate consumption expenditure। सुना आपने, लकड़ियां खरीद के लाए, एक फर्नीचर वाला लकड़ियां खरीद के लाया और उससे वो फर्नीचर बना रहा है, टेबल बना रहा है, तो क्या उस लकड़ी की वैल्यू को, क्या उस वुड की वैल्यू को आप नेशनल इनकम में लोगे? नहीं, ना नेशनल में ना डोमेस्टिक में, कहीं भी नहीं, क्योंकि वो वुड क्या हो गया आपके लिए, इंटरमीडिएट गुड्स, और इंटरमीडिएट गुड्स साफ मना है कि नहीं इंक्लूड करना। नेक्स्ट है आपके पास पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टैक्स या पेमेंट ऑफ डेथ ड्यूटी। देखो बेटा किसी भी टैक्स की पेमेंट, जो भी टैक्स है आपके पास, डायरेक्ट इंडिविजुअल टैक्स जो है, सपोज डेथ ड्यूटी, इनकम टैक्स, ठीक है, तो ये सारे टैक्सेस इंक्लूड नहीं करते, ठीक है, नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि टैक्स क्या है, टैक्स है पास्ट सेविंग्स में किया गया पेमेंट, ट्रांसफर इनकम बोलते हैं टैक्स को। देखो क्या लिखा हुआ है, it will not be included in the national income as it is compensation transfer payment to the government, compulsory transfer payment to the government, not included क्योंकि क्या है ये, compulsory transfer payment by the government, sorry to the government।
अगला है आपके पास सैलरी पेड टू रशियन वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन रशिया। ध्यान से, नेशनल इनकम चेक करवा रहा हूं मैं। सैलरी पेड, सैलरी फैक्टर इनकम, रशियन रेसिडेंट को आप सैलरी दे रहे हैं जो रशिया की एम्बेसी में इंडिया में काम कर रहा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो कहां काम कर रहा है, मुझे फर्क पड़ता है कि वो कौन है, वो रशिया का रेसिडेंट है। क्वेश्चन ने साफ बोला कि रशियन रेसिडेंट, तो नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि हमारा नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास कैपिटल गेन टू इंडियन रेसिडेंट फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स फ्रॉम फॉरेन कंपनी। साफ बताया था, सेल परचेस ऑफ शेयर्स, ओल्ड असेट्स या किसी भी प्रॉपर्टी को बेचने से कोई भी फायदा होता है उसे कैपिटल गेन बोलते हैं, और कैपिटल गेन को कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। अगला है आपके पास परचेस ऑफ ट्रक टू कैरी गुड्स बाय प्रोडक्शन यूनिट। एक कोई प्रोडक्शन यूनिट है, प्रोडक्शन यूनिट जो प्रोडक्शन का काम कर रहा है और उसने गुड्स को कैरी करने के लिए ट्रक खरीदा। प्रोडक्शन यूनिट मतलब फर्म, फर्म खरीदती है दो टाइप का गुड्स, इंटरमीडिएट या फाइनल। आप चेक करो कि जो ट्रक है वो इंटरमीडिएट है या फाइनल है। फाइनल है ना, कई सालों तक वो यूज करेगा ना उसका, तो फाइनल गुड्स है तो नेशनल इनकम में लेंगे। चाहे डोमेस्टिक होता तो भी मैं यही कहता कि हाँ इंक्लूडेड, क्योंकि फाइनल गुड्स एंड सर्विस है। नेक्स्ट है आपके पास परचेस ऑफ शेयर बाय डोमेस्टिक फर्म। शेयर डिवेंचर का सेल परचेस नहीं आता है। अगला है मनी रिसीव बाय फैमिली इन इंडिया फ्रॉम रिलेटिव वर्किंग अब्रॉड। ट्रांसफर इनकम है क्योंकि वहां से रिलेटिव ने ट्रांसफर किया है। ठीक है, अगला है डिविडेंड रिसीव बाय फॉरेनर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ इंडियन कंपनी। किसी फॉरेनर ने इंडिया की कंपनी में इन्वेस्ट किया और उस फॉरेनर को डिविडेंड मिला। अरे भाई ये है क्या? ये है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फॉरेन वाले हमसे कमा के ले गए और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को हम डिडक्ट कर देते हैं, मतलब नॉट इंक्लूडेड। देखो क्या लिखा है आंसर में, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एज इट इज पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, और आप सबको पता है कि फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को हम नेशनल इनकम में डिडक्ट करते हैं। आप याद करो ना, फीफा ऐड करते हो ना, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये ऐड करते हो और फीटा को क्या करते हो आप, माइनस करते हो। ठीक है ना। नेक्स्ट है सेल ऑफ एन ओल्ड हाउस, नॉट इंक्लूडेड, ओल्ड एसेट्स का सेल परचेस नहीं लेते। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय बैंक टू इट्स डिपोजिटर। ध्यान से, इंटरेस्ट मतलब दिमाग लगाओ, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय द बैंक टू इट्स डिपोजिटर। अब इंटरेस्ट की पेमेंट कौन कर रहा है? बैंक। और बैंक जो हमारा पैसा डिपॉजिट करके बैठा हुआ है, हमारा पैसा लेके बैठा हुआ है, आप बताओ बैंक उन पैसों का क्या करता है, कंजम्पशन या प्रोडक्शन? बताओ, बैंक उन पैसों को खा जाता है, कंजम्पशन में यूज कर लेता है क्या? नहीं। अरे बैंकिंग का चैप्टर पढ़ा है, आप सबको पता है उन पैसों से बैंक क्रेडिट क्रिएशन करके आगे हमें ही लोन दे देता है ना। तो बैंक ने जो इंटरेस्ट पेमेंट किया जिस डिपॉजिट पे, उस डिपॉजिट को वो कहां यूज कर रहा है? प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो उसका इंटरेस्ट जो वो पे करेगा वो नेशनल इनकम में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास परचेज ऑफ यूनिफॉर्म्स फॉर नर्सेस बाय हॉस्पिटल। दिमाग लगाओ, हॉस्पिटल मतलब प्रोडक्शन यूनिट, और प्रोडक्शन यूनिट अगर कुछ खरीद रहा है तो आपको डिसाइड करना होगा कि वो फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है। अब नर्सेस के लिए जो कपड़े लिए गए, वो कपड़े क्या कई सालों तक यूज होने वाले? नहीं ना। तो वो कैसा एक्सपेंडिचर है? इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है। हाँ, एक हॉस्पिटल एक्सरे मशीन परचेज करता तो फिर वो क्या हो जाता? वो फाइनल हो जाता, उसे ले लेते नेशनल इनकम में। और ये नर्सेस के लिए जो क्लॉथ्स है इसे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट है तो ना यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा, ये बार बार बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ अ बिल्डिंग या एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस बाय अ फर्म। एक फर्म, एक बिजनेस अपने ऑफिस को, अपनी बिल्डिंग को मेंटेन करने पे पैसा खर्च कर रहा है। मैंने आपको कहा था ना कि फर्म खर्चा करे तो आपको सोचना है कि वो कई, फर्म मतलब कोई प्रोडक्शन यूनिट, कि वो कई साल तक का खर्चा है, कई साल तक काम आने वाला है या विद इन 1 ईयर। तो मेंटेनेंस तो हर साल करना होता है, तो क्या हो गया? वो इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर हो गया, नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग बाय अ जर्नल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने बोरोइंग की और कुछ नहीं बता रहा, तो गवर्नमेंट बोरो क्यों करती है? कंजम्पशन पर्पस के लिए। और अभी नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट में भी मैंने कहा था कि कंजम्पशन के लिए अगर किसी ने लोन लिया है और उस लोन पे वो इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहा है, तो उस इंटरेस्ट को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं कर रहा, ना नेशनल में ना डोमेस्टिक में। क्या बोल के नहीं करना है? कि प्रोडक्शन प्रोसेस में पैसों का यूज नहीं हुआ है। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ बोनस बाय अ फर्म। एक फर्म ने बोनस पे किया या एक फर्म ने अपने वर्कर को कमीशन पे किया, इंक्लूडेड। क्यों इंक्लूडेड? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय,
इनकम मेथड में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, उसमें चले जाओ कैश में, उसमें क्या क्या था, सैलरी, कमीशन, बोनस। तो अगर इंप्लॉयर एम्प्लॉय को बोनस दे रहा है तो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, ठीक है, क्योंकि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट है। लेकिन रुको, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पेमेंट कर रहा है और वो फेस्टिवल बोनस है, साफ लिखा है दिवाली बोनस, इंडिपेंडेंस डे बोनस, फेस्टिवल बोनस, कोई भी फेस्टिवल बोनस, तो फिर वो इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि फेस्टिवल बोनस एक ट्रांसफर इनकम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद परचेस ऑफ ट्रैक्टर बाय अ फार्मर, एक फार्मर ने ट्रक खरीदा है, दिमाग लगा दो, फार्मर मतलब प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर मतलब इंटरमीडिएट या फाइनल, इंटरमीडिएट वो जो विद इन 1 ईयर यूज होने वाला है, और फाइनल जो कई साल यूज होने वाला है। अब तुम बताओ ट्रैक्टर 1 ईयर यूज होगा या कई साल तक यूज होगा? कई साल तक तो फाइनल गुड्स है, नेशनल में भी आएगा और डोमेस्टिक में भी आएगा। अगला है आपके पास स्कॉलरशिप गिवन टू इंडियन स्टूडेंट्स स्टडी इन इंडिया बाय फॉरेन कंपनी, कोई फॉरेन कंपनी है और वो हमारे यहाँ के वर्कर्स को, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दे रही है। भाई स्कॉलरशिप मतलब इनकम का ट्रांसफर होना है ना, प्रोडक्शन नहीं होना, तो ट्रांसफर इनकम ना इसमें इंक्लूड होगा और ना इधर इंक्लूड होगा, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन इंप्रूवमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल या एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। देखो बेटा, मेंटेनेंस करने पे अगर फर्म खर्च कर रही है, फर्म प्रोड्यूसर, नॉट इंक्लूडेड। मैं ये ट्यूशन के मेंटेनेंस पे पैसा खर्च कर रहा हूं, नॉट इंक्लूडेड। क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएट कंजम्पशन। लेकिन मैं यहां पे एक और फ्लोर का कंस्ट्रक्शन करवा रहा हूं ताकि और स्टूडेंट्स बैठ पाए, तो अब वो क्या है? वो तो फाइनल है ना, कई सालों तक हेल्प होगा ना उससे प्रोडक्शन प्रोसेस में, वो फाइनल गुड्स एंड सर्विस है। तो फाइनल में कौन सा? फाइनल प्रोड्यूसर, तो वो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक दोनों में आएगा। आपने अपने घर का कंस्ट्रक्शन करवाया, आएगा, है ना, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड। आपने अपने घर में सफेदी करवाई, वो भी आएगा, क्योंकि आप प्रोड्यूसर नहीं हो, आप हाउस होल्ड हो, और हाउस होल्ड का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आता है। लेकिन ट्यूशन में व्हाइट वॉश हो रहा है, नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। उसके बाद अगला है हमारे पास परचेस ऑफ फर्नीचर बाय फर्म, हो गया हमारा। पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय स्कूल, दिमाग लगाओ, स्कूल प्रोड्यूसर है ना, और स्कूल टैक्स खरीद के ला रहा है, स्कूल के लिए बस खरीद रहा है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये सब क्या है? ये सब स्कूल का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, नेशनल इनकम में आएगा। लेकिन अभी क्या पॉइंट है हमारे पास? पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय स्कूल। बताओ, जब स्कूल अपनी इनकम कैलकुलेट करेगा तो उस इलेक्ट्रिसिटी बिल को माइनस करेगा, तो वो इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसा है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन ना इधर इंक्लूड ना इधर इंक्लूड, ठीक है। अगला है हमारे पास डिविडेंड रिसीव्ड बाय शेयर होल्डर। शेयर का सेल परचेस नहीं आता, लेकिन डिविडेंड रिसीव वो तो इंक्लूड होगा ना, नेशनल में भी होगा, डोमेस्टिक में भी होगा। उसके बाद फेस्टिवल गिफ्ट फ्रॉम एन एम्प्लॉयर, एक एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को फेस्टिवल गिफ्ट दिया। अभी मैंने कहा था कि बोनस मना कर दो, बोनस ले लो, गिफ्ट बोनस ले लो, लेकिन अगर फेस्टिवल बोनस है तो मना कर दो। सेम वैसे ही गिफ्ट फेस्टिवल गिफ्ट, तो ट्रांसफर इनकम हो गया ना, मना कर दो, ठीक है। उसके बाद एडिशन टू स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर, एडिशन टू स्टॉक चेंज इन स्टॉक को बोलते हैं। चेंज इन स्टॉक एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मेट याद करो, प्रोडक्शन मेथड का फॉर्मेट याद करो, दोनों में ही चेंज इन स्टॉक आता है। और चेंज इन स्टॉक क्यों इंक्लूड करते हैं? नेशनल डोमेस्टिक दोनों में इंक्लूड होगा। क्यों इंक्लूड होगा? क्यों? क्योंकि चेंज इन स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, और इन्वेस्टमेंट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम होता है। उसके बाद सर्विसेज ऑफ स्कूल टीचर, स्कूल टीचर की सर्विस इंक्लूडेड, क्योंकि फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ट्यूशन टीचर की सर्विस इंक्लूडेड, क्योंकि फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स बाय अ फर्म, एक फर्म ने कॉर्पोरेट टैक्स का पेमेंट किया। अब आप बताओ कॉर्पोरेट टैक्स की पेमेंट कहां से करोगे? प्रॉफिट से, और प्रॉफिट अगर आप ले चुके हो, नेशनल इनकम का फॉर्मेट याद करो, अगर आप प्रॉफिट ले चुके हो तो फिर कॉर्पोरेट टैक्स इंक्लूड नहीं होगा, है ना। अगर प्रॉफिट नहीं है तो चलो जी ऐड करके आप प्रॉफिट निकालोगे, लेकिन अगर आप प्रॉफिट को नेशनल इनकम में इंक्लूड कर चुके हो तो कॉर्पोरेट टैक्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद कुछ पॉइंट्स और देखते हैं जो डोमेस्टिक इनकम से रिलेटेड है। वैसे इन सारे पॉइंट्स में भी मैंने आपको डोमेस्टिक नेशनल दोनों की तरफ इंडिकेट किया है। कुछ और पॉइंट्स देखो, जैसे पॉइंट है प्रॉफिट अर्न बाय ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया। अब मैं इधर से सोचता हूं, इधर के लिए प्रॉफिट अर्न बाय ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, प्रॉफिट फैक्टर इनकम। और मुझे ये नहीं चेक करना कि ब्रांच ऑफ कहां का, क्योंकि मैं क्या चेक करने आया हूं? डोमेस्टिक इनकम। तो मैं ये चेक नहीं करूंगा कहां की ब्रांच है, बस प्रॉफिट मतलब फैक्टर इनकम, और दूसरी बात कहां है? इंडिया।
इंडिया मतलब हमारी टेरिटरी मतलब डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसी चीज को नेशनल इनकम के लिए चेक करता, प्रॉफिट, फैक्टर इनकम, और ब्रांच कहां की ब्रांच थी, ब्रांच कहां की थी यार, प्रॉफिट अर्न बाय ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक हमारा रेसिडेंट तो है नहीं, तो मतलब नेशनल में इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, अगला है हमारे पास प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी इन इंडिया विच ओन बाय नॉन रेसिडेंट। हमें कोई मतलब नहीं ओन बाय कौन, प्रॉफिट, फैक्टर इनकम और इन इंडिया मतलब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी, नेशनल डोमेस्टिक इनकम। अगला है प्रॉफिट अर्न बाय ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन जापान। प्रॉफिट, फैक्टर इनकम जापान में मतलब हमारी टेरिटरी में नहीं है, हमारी टेरिटरी में नहीं है मतलब नेशनल इनकम में इंक्लूड, डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। अगला है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय टू रेसिडेंट्स ऑफ जापान वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन जापान। ध्यान दो, इंडियन एम्बेसी इन जापान, जापान में इंडिया की एम्बेसी है और वहां पे वर्किंग कौन है, ध्यान देना, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय टू रेसिडेंट ऑफ जापान। रेसिडेंट भी जापान का है, ठीक है, एम्बेसी इंडिया की है और वहां पे जापान के रेसिडेंट काम कर रहे हैं और उनको कंपनसेशन मतलब सैलरी। चेक करो आराम से, पहले इसके लिए चेक करो, डोमेस्टिक के लिए सैलरी, फैक्टर इनकम है, एक बात पूरी। दूसरी बात आपको ये नहीं चेक करना कि कौन है, आपको चेक करना है कि टेरिटरी किसकी है। जापान में इंडिया की एम्बेसी, आप बताओ किसी भी कंट्री में हमारी एम्बेसी हमारी टेरिटरी और किसी और की एम्बेसी हमारे यहां पे उनकी टेरिटरी। ठीक है, तो जापान में इंडिया की एम्बेसी है तो हमारी टेरिटरी है। अब काम कोई भी कर रहा हो हमें मतलब नहीं है, फैक्टर इनकम है क्योंकि सैलरी मिल रही है उसे। और दूसरी बात कि कहां पे काम कर रहा है, जापान में इंडिया की एम्बेसी में, तो हमारी टेरिटरी है वो। जापान हमारी टेरिटरी नहीं है लेकिन जापान में इंडिया की एम्बेसी हमारी टेरिटरी है। ठीक है, तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी भी है और फैक्टर इनकम भी है, डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे। लेकिन अगर नेशनल के लिए चेक करो, सैलरी, फैक्टर इनकम है, एक कंडीशन पूरी। दूसरा, किसको मिल रहा है, कहां का रेसिडेंट है, साफ मैंने बोला था कि जापान का रेसिडेंट है, नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, अगला है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फॉरेन कंट्री से जो आप फैक्टर इनकम कमा के लाए, क्या उससे आप डोमेस्टिक इनकम में लोगे, बिल्कुल नहीं जी। फैक्टर इनकम है, एक कंडीशन सेटिस्फाइड, लेकिन दूसरी कि आपने कहां अर्न की है वो इनकम, हमारी टेरिटरी में, ना ना ना, बाहर से लाए हो, नॉट इंक्लूडेड। लेकिन नेशनल की बात होती तो इंक्लूडेड। अगला है एक्सपेंडिचर ऑन ओल्ड एज पेंशन बाय गवर्नमेंट। भैया ये तो एक्सपेंडिचर ऑन ओल्ड एज पेंशन है, पेंशन दिया गवर्नमेंट ने, कोई सर्विस नहीं दी। अगर यहीं पे गवर्नमेंट बूढ़े लोगों को, ओल्ड एज पर्सन को फूड पे पैसे खर्च करती, उनके फूड दिलवाती, क्लॉथ दिलवाती, तो वो फिर एक्सपेंडिचर हो जाता, वो इंक्लूडेड हो जाता। लेकिन यहाँ पे पैसे खर्च नहीं किए, पैसे ट्रांसफर किए, इनकम ट्रांसफर की है। और ट्रांसफर इनकम चाहे डोमेस्टिक हो चाहे नेशनल हो, सॉरी नहीं लेंगे। अगला है आपके पास कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय फॉरेन कंपनी इन इंडिया। फॉरेन कंपनी इंडिया में है, ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय फॉरेन कंपनी इन इंडिया। इंडिया में एक फॉरेन कंपनी है और वो कंपनसेशन दे रही है एम्प्लॉयज को, मतलब सैलरी दे रही है, सैलरी, फैक्टर इनकम। और ये मत देखना भाई कहां की कंपनी है, ये देख कहां है, इंडिया की टेरिटरी में, तो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे नेशनल की बात होती तो फैक्टर इनकम है और किसको मिल रही है सैलरी, इंडिया के रेसिडेंट को, तो वो भी इंक्लूड कर लेते हैं, इधर भी नेशनल में भी इंक्लूड कर लेते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया टू रेसिडेंट ऑफ इंडियन। ध्यान से डोमेस्टिक के लिए चेक कर रहे हैं, इंडिया में अमेरिका की एम्बेसी और वहां पे इंडियन रेसिडेंट काम कर रहा है और उसको कंपनसेशन मिला, सैलरी मिली, सैलरी जो भी उसे मिला, फैक्टर इनकम। अब दूसरी चीज डोमेस्टिक में चेक कर रहा है तो टेरिटरी चेक करनी है। अब टेरिटरी किसकी है, इंडिया में रशिया की एम्बेसी, सॉरी अमेरिका की एम्बेसी, तो वो अमेरिका की टेरिटरी ना, तो मतलब हमारी टेरिटरी में तो है नहीं, तो हम इसे अपनी डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद है आपके पास ब्रोकर कमीशन ऑन ओल्ड सेल ऑफ एन ओल्ड कार। मैंने पहले बोला था कि ओल्ड एसेट्स का सेल परचेस नॉट इंक्लूडेड, लेकिन अगर कोई ब्रोकर है उसका कमीशन या ब्रोकरेज इंक्लूडेड। ठीक है, प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी पार्टली ओन बाय द रेसिडेंट एंड पार्टली ओन बाय द नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। हमें क्या मतलब, कौन कंट्रोल कर रहा है, प्रॉफिट, फैक्टर इनकम, और दूसरी चीज की कहां, इन इंडिया, तो हमारी टेरिटरी इंक्लूडेड, डोमेस्टिक में इंक्लूडेड है ना। चलिए नेक्स्ट है आपके पास
रेमिटेंसेस फ्रॉम नॉन रेसिडेंट इंडिया टू देयर फैमिली इन इंडिया। रेमिटेंसेस मींस ट्रांसफर इनकम, कमा के अपनी फैमिली को यहां पे भेज रहे हैं। ट्रांसफर इनकम नॉट इंक्लूडेड, चाहे नेशनल हो चाहे डोमेस्टिक हो। नेक्स्ट है आपके पास गिफ्ट गिवन बाय एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय ऑन इंडिपेंडेंस डे। गिफ्ट मिला भाई साहब, गिफ्ट लिखा हुआ है मतलब ट्रांसफर है, और साथ वर्ड भी क्लियर किया गया, इंडिपेंडेंस डे का गिफ्ट। ट्रांसफर इनकम ना नेशनल में लेंगे, ना डोमेस्टिक में लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास परचेस ऑफ गुड्स बाय फॉरेन टूरिस्ट। फॉरेन टूरिस्ट ने गुड्स खरीदा तो इसे तो एक्सपोर्ट बोलते हैं, नेशनल में भी आएगा, डोमेस्टिक में भी आएगा। अगला है नेक्स्ट है आपके पास पेमेंट ऑफ फी टू चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय अ फर्म। अरे अभी कहा था फर्म, जैसे ही वर्ड आ गया फर्म, तो फर्म जो खर्चा कर रहा है आप डिसाइड करो इंटरमीडिएट या फाइनल। चार्टर्ड अकाउंटेंट को फीस तो इंटरमीडिएट ना, किसी को भी एक फर्म पेमेंट कर रहा है, मैं पीछे बोल चुका, सीए को कर रहा है, डॉक्टर को पेमेंट कर रहा है एक फर्म, या फिर लॉयर को पेमेंट कर रहा है, इलेक्ट्रीशियन को पेमेंट कर रहा है, किसी को भी कर रहा है ना, वो उसके लिए इंटरमीडिएट ना डोमेस्टिक में आएगा ना नेशनल में इंक्लूड करेंगे। अगला कंपनसेशन गिवन बाय इंश्योरेंस कंपनी टू इंजर्ड वर्कर। कंपनसेशन ट्रांसफर इनकम नॉट इंक्लूडेड। इंश्योरेंस कंपनी इंजर्ड वर्कर को पैसे ट्रांसफर कर रही है, ट्रांसफर नहीं लेंगे। लास्ट परचेस ऑफ सेकेंड हैंड मशीन फ्रॉम अब्रॉड, नॉट इंक्लूडेड, सेकेंड हैंड नहीं लेते। तो मुझे कंक्लूजन क्या मिला? मुझे कंक्लूजन ये मिला कि नेशनल चेक करने जाऊंगा ना तो क्या चेक करूंगा, फैक्टर इनकम होना चाहिए, इधर भी चेक करूंगा फैक्टर इनकम होना चाहिए। और दूसरी चीज नेशनल चेक करूंगा ना तो ये चेक नहीं करूंगा कि एरिया क्या है ना, बिल्कुल नहीं, जगह नहीं चेक करनी। नेशनल में चेक करना है कि जो पर्सन है, जो कंपनी है, वो रेसिडेंट है क्या हमारी, अगर है तो ले लो नेशनल इनकम में। और इधर क्या है, इनकम होनी चाहिए फैक्टर, और कौन अर्न कर रहा है मतलब ही नहीं है, मतलब सिर्फ ये है कि टेरिटरी हमारी होनी चाहिए, ठीक है। और अगर गुड्स या सर्विस बोल रहा है, देखो हाउस होल्ड खरीदता है ना, अगर कोई गुड्स या सर्विस हाउस होल्ड खरीद रहा है, हाउस होल्ड चेयर खरीद रहा है, हाउस होल्ड एसी खरीद रहा है, हाउस होल्ड ट्यूशन फीस पे कर रहा है, हाउस होल्ड सब्जियां खरीद रहा है, हाउस होल्ड गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहा है, हाउस होल्ड भाई कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नेशनल में भी आएगा, डोमेस्टिक में भी आएगा। लेकिन अगर फर्म कुछ खरीदता है ना, फर्म प्रोड्यूसर, जैसे स्कूल बोल दिया उन्होंने तो वो फर्म है, ट्यूशन सेंटर फर्म है, कोई कंपनी फर्म है, अगर ये कुछ खरीदते हैं ना तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है या फाइनल है। और कैसे डिसाइड करते हैं, जिस चीज को वो खरीदने पे पैसे खर्च कर रहा है वो एक साल से ज्यादा बेनिफिट देने वाला है या विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर देने वाला है तो इंटरमीडिएट, नॉट इंक्लूडेड, ना यहाँ, और कई सालों तक बेनिफिट देने वाला है तो फाइनल। अब देखो हमारे इंस्टीट्यूट ने ये व्हाइट बोर्ड खरीदा, अब इंस्टीट्यूट ने खरीदा तो होशियार बन जाओ, इंटरमीडिएट भी हो सकता है, फाइनल भी हो सकता है, अब आप डिसाइड करो। अब ये व्हाइट बोर्ड 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर, भाई एक साल से ज्यादा ना, कई सालों तक चलने वाला है तो मतलब फाइनल है, और फाइनल है तो नेशनल में भी आएगा, डोमेस्टिक में भी आएगा। हमारे इंस्टीट्यूट ने मार्कर खरीदा 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर ही यूज हो पाएगा, तो ये क्या है, इंटरमीडिएट है। आपने अपने सेल्फ स्टडी के लिए घर में व्हाइट बोर्ड लगा रखा है कि अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस करेंगे या इको के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो आप मतलब हाउस होल्ड मतलब ज्यादा सोचना नहीं है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नेशनल में भी लेंगे, डोमेस्टिक में भी लेंगे। तो एक तो ये बात समझनी होती है जो मुझे लगा, दूसरा ये समझना होता है, अब ये जो एक क्वेश्चन वो घुमाता है कि भाई अमेरिका की एम्बेसी इंडिया में है, उसमें इंडियन वर्कर काम कर रहा है, उसको सैलरी मिल रही है, बताओ डोमेस्टिक इनकम में लेंगे या नहीं लेंगे। तो पहली चीज सैलरी, हाँ फैक्टर इनकम है, ठीक है। दूसरी चीज अमेरिका की एम्बेसी इंडिया में, अब बंदा मत चेक करो ना, आप ये मत चेक करो कि अरे इंडियन बंदा था, डोमेस्टिक में चेक ही नहीं करना होता। अमेरिका की एम्बेसी इंडिया मतलब अमेरिका की टेरिटरी, मतलब नॉट इंक्लूडेड, है ना। हमारी एम्बेसी चीन में है और उसमें अमेरिका का पर्सन काम कर रहे हैं। आप ये मत देखो कि कहां का पर्सन है, आप ये देखो सैलरी मिली मतलब फैक्टर, दूसरी चीज कि हमारी एम्बेसी मतलब हमारी टेरिटरी मतलब डोमेस्टिक में लेंगे, दूसरी चीज ये मुझे प्रॉब्लम होती है जो मैंने आपको समझा दिया। एक और वो इंटरेस्ट वाला, जिस भी बंदे ने लोन लिया है आपको उसे पकड़ के ये पूछना है भाई क्या करेगा इस पैसों का, चाहे वो हाउस होल्ड हो चाहे वो फर्म हो, आपको पूछना है कि क्या करोगे आप इस पैसों का। अगर आप इन पैसों से कंजम्पशन एक्टिविटी करने वाले हो तो इस लोन के इंटरेस्ट को नेशनल इनकम में नहीं लेंगे, और अगर आप इन पैसों से प्रोडक्शन एक्टिविटी करने वाले हो तो इस लोन के इंटरेस्ट को नेशनल इनकम में ले लेंगे, ठीक है। सपोज बैंक में जो आपने पैसे जमा कर रखे हैं तो बैंक उन पैसों का क्या करता है,
आगे क्रेडिट क्रिएशन करके आपको देता है, तो बैंक उन पैसों का प्रोडक्शन में यूज कर रहा है, और प्रोडक्शन में यूज कर रहा है तो उस पर जो इंटरेस्ट आपको देगा वो नेशनल इनकम में लेंगे। मैंने बैंक से लोन लिया कि भाई मैं अपने इंस्टीट्यूट पे एक फ्लोर और बनवा दूंगा, एक फ्लोर और बनवाऊंगा ताकि बैचेस और ज्यादा चल पाए। अब उस लोन का जो इंटरेस्ट है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, क्योंकि जो लोन मैंने लिया वो लोन का पैसा कहाँ यूज हो रहा है, प्रोडक्टिव पर्पस के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक है, और अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो एक और वीडियो बनाएंगे इस पर। चलो बाय।